नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 61,000 से अधिक युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, देश की आर्थिक प्रगति और सुधारों ने युवाओं के लिए पैदा किए अभूतपूर्व अवसर। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। कहा, कर्पूरी ठाकुर की सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण अनुकरणीय। वंचितों, पिछड़ों और गरीबों की सेवा सरकार की प्रतिबद्धता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा। युवा कैडेट्स को बताया भारत का प्रतिबिंब। कहा, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एनसीसी की भूमिका अहम। युवा दिवस यूपी दिवस कार्यक्रम में शामिल परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में बीमारू राज्य बना यूपी। भाजपा के शासन में बना ब्रेक थ्रू राज्य। आज से भारत दौरे पर ईयू के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि। भारत ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिल सकती है हरी झंडी। खबरों में आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेला के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनका चयन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हुआ है। नवनियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने युवा सशक्तिकरण की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे, उनमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। 18वां रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर लगाया गया। अपने संबोधन में पीएम ने देश की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, जीएसटी और श्रम सुधारों और विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मोबिलिटी समझौतों का जिक्र किया। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के हल पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश की आर्थिक रफ्तार की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में जीडीपी को 2 गुना किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। पीएम ने कहा कि इंफ्रा निर्माण पर भारी निवेश हो या स्टार्टअप इंडिया मुहिम या फिर डिजिटल इंडिया पहल से नई अर्थव्यवस्था का आकार लेना,
बढ़ता विनिर्माण हो या निर्यात में भारी इजाफा, इन सभी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी नौजवानों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से लगातार क्षमता विस्तार करते रहने को कहा। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रोजगार मेले में दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलन पर खुशी जताई। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे परिवार का विश्वास और उनकी दुआएं हैं, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं भारत सरकार का भी तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करा। मैं इस पद के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा में बेहतर योगदान दूंगा। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा एसएसबी में चयन नियुक्ति पाकर कि देश की सेवा करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व भारत सरकार का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे एक बेहतर रोजगार के साथ एक कर्तव्य सौंपा, जिसे मैं अपने पूरे निष्ठा व कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा करूंगा और अपने देश व बल का नाम ऊंचा करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स को भारत का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स के अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है, उससे साफ दिखाई देता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे देश का भविष्य बेहद उज्जवल है। रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को नए भारत के नए अभिमन्यु बताया। उन्होंने कहा कि आप जैसे भारत के नए अभिमन्यु किसी भी प्रकार के चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी जानते हैं और उससे विजयी होकर बाहर निकलना भी जानते हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट से आइडियाज थे, उसको देख रहा था। जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबको देखने के बाद, कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एनसीसी कैडेट्स का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में जो मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, उसमें एनसीसी कैडेट्स की बड़ी भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं भुज में अपने सैनिकों के साथ मिलने गया था, और मुझे अपने वीर जवानों के साथ साथ वहां की कुछ एनसीसी के कैडेट से भी मिलने का अवसर मिला था। और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी अपने पूरे जोश में है। जैसे हमारे आर्म फोर्स के फोर्सेस जवान थे, वैसे ही हमारे एनसीसी कैडेट। और मुझे यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में ये मॉक ड्रिल्स किए गए, तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने निभाई है। इसके लिए भी मैं आप सभी एनसीसी कैडेट्स को
और आपके माध्यम से सारे देश के एनसीसी कैडेट्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के 5 विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा ने यूपी को बीमारू राज्य बनाकर रखा था, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकसित हो रहा है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर, और सारी मोदी जी की योजनाएं आज धरातल पर उतरी। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 समारोह को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बन जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में नए अवसर विकसित होंगे। उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय सेना इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार किलिंग मशीन अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ अपने फ्लाइंग स्किल्स का प्रदर्शन करेगी। ये फॉर्मेशन एक नए फ्लाई पास्ट का हिस्सा है जिसे फेस्ड बैटल एरे दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फॉर्मेशन में विमानों को इस तरह से ग्रुप किया गया है कि वे दिखा सकें कि युद्ध की स्थिति में उन्हें असल में कैसे तैनात किया जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुण पक्षियों के राजा हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही गर्व का मौका, और क्यों ना हो, कर्तव्य पथ पर वो पहली बार उड़ान भर रहे हैं और ये है अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो गरुड़ फॉर्मेशन में उड़ेगा। और मेरे साथ है कर्नल विक्रांत शर्मा जो इस गरुड़ फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है गरुड़ फॉर्मेशन?
गरुड़ फॉर्मेशन इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर की एक फॉर्मेशन है जो राजपथ के ऊपर फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगी। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहे? यहाँ आने से पहले हमने अपने बेस में और यहाँ आने के बाद भी 2-3 जगह सेलेक्ट करके रेप्लिकेट करके हमने इस अवसर के लिए हमने अच्छी तरह ट्रेनिंग की है। और मेरे साथ है मेजर आशीष जो इस मशीन को फ्लाइंग फिट रखते हैं। क्या खास बात है इस मशीन की मेजर आशीष, और किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा है कि मौसम अगर ख़राब हो जाए तो भी हमारा शो जारी रहेगा? सबसे पहले तो अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है। विभिन्न तरीके के एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस है। ये इसके मेंटेनेंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन मैं और मेरी टीम, टेक्नीशियन की टीम, हम हाईली ट्रेंड है और स्किल्ड हैं इस हेलीकॉप्टर का देखरेख करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और किसी भी तरीके के मौसम में इसको उड़ान के लिए तैयार रखने के लिए। कितनी हाइट पे आप लोग उड़ेंगे और कितना आपका ड्यूरेशन रहेगा इस पूरी फ्लाइट का? हाइट और स्पीड का हम लोग अपने ब्रीफिंग में पहले से ही सबको ब्रीफ करके रखते हैं और अकॉर्डिंगली हमें उसके ऊपर उड़ना होता है। सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़रूरत होती है वो जैसे जो नंबर 1 और नंबर 2 हेलीकॉप्टर्स है, उन दोनों के बीच में संचालन, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमने फ्लाइंग करने से पहले अपने ब्रीफिंग में इनकॉर्पोरेट कर रखी है। मेजर आदित्य, जब हम बात करते हैं कि लोग जो है वो आपके शो को अच्छे से देख सके, कैमरे में पूरी तरह से आ सके, तो कितनी कंट्रोल्ड कंडीशंस रहेगी? बिल्कुल अपने फ्लाइट सेफ्टी के अंडर ही काम करते हैं, तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं और उस लेवल पे फ्लाई करते हैं कि लोगों को भी थोड़ा दिखे। किस तरह की बातचीत होती है जब आप फ्लाई करते हैं, और ख़ास तौर से पहली बार आप फ्लाई कर रहे हैं, तो ये कितने बड़े गर्व की और कितने बड़े चैलेंज की बात है? ये काफ़ी गर्व की बात है हम सभी के लिए। मेरे पास जितना भी क्रू है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस क्रू है। हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी अव्वल दर्जे का रहता है। इसके लिए हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर चुके हैं आपस में एक साथ। जब भी हम इस तरीके की उड़ान भरते हैं तो हमारा समन्वय पायलट, को पायलट और दूसरे एयरक्राफ्ट से हम रेडियो टेलीफोनी के द्वारा आपस में बात करते रहते हैं, ताकि हम फ्लाइट सेफ्टी के दायरे में रह के अपने सारे कार्यों को अंजाम दे सकें। राजपथ पे होता है कि हमेशा नाम सिर्फ कैप्टन का लिया जाता है, लेकिन जो हमारे को पायलट्स हैं वो इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बिल्कुल, और ये है भारतीय थल सेना और मेरे पीछे है अपाचे, पूरी तरह से तैयार है ताकि आपको दिखा सके एक जबरदस्त शो। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो गर्व का पर्व गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां पूरी हैं और बस हम सभी को इंतजार है इन दृश्यों को देखने का। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 के शीर्ष 100 विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। प्रोजेक्ट वीर गाथा के 5वें संस्करण में 2 लाख स्कूलों के रिकॉर्ड 1 करोड़ 90 लाख से अधिक स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें विदेशों में स्थित सीबीएसई स्कूलों के 28,000 छात्र भी शामिल हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इसके विजेताओं को 10,000 रुपये की इनाम राशि, मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर मौजूद रहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सम्मानित सभी बच्चों को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देखो कितना सौभाग्यशाली हैं बच्चों आप। ईश्वर ने कितना फिल्टर किया होगा। 1 करोड़ 92 लाख पार्टिसिपेंट थे, 1 करोड़ 92 लाख, उसमें आप 100 आए हो। कितने सौभाग्यशाली हो। और विकसित भारत के लिए यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। आप ही विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हो। आपके लिए ही, आपके लिए यह मंच मनीष अरोड़ा जी आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जब 22 साल बाद 35 साल 30 साल 40 साल के हो जाओगे तो आपको मजबूत भारत, ताकतवर भारत, दुनिया को देने वाला भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। आइए 2047 के संकल्प को हम सब पूरा करें। कार्यक्रम में उपस्थित रहे शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी सम्मानित हुए बच्चों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि आज वो सब उन बच्चों के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा बनाई वीडियो ने उनका दिल जीत लिया। आज आप ही का एक सेलिब्रेशन है। आप ही को हम
यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश में ये तस्वीरें जाएंगी और सुपर 100 से 140 करोड़ लोग प्रेरणा लेंगे। वीर गाथा एक साधारण कार्यक्रम नहीं है। इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। आज वीर गाथा 5.0 है और अगर आप महज नंबर्स पे जाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देश में हम नंबर्स की तरफ आकर्षित होते हैं। वी आर गुड एट नंबर्स and we are good at scale, but looking at pure numbers, it has gone from 8 lakhs to 1.1 crore 92 lakhs. बच्चों ने अपने सबमिशंस दिए, लेखन किया, वीडियो फॉर्मेट को यूज़ किया। बहुत आकर्षक हमने वीडियोस को देखा। यहाँ छोटी छोटी झांकियाँ हमें जो प्रस्तुत हुई, आपने हमारा दिल जीत लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाने वाले और वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा ने भी इस मौके पर अपने अनुभव साझा किए। पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश दुखी था। इंडियन एयरफोर्स अटैक के लिए तभी से रेडी थी, बस ऑर्डर्स का इंतजार था। जब हमें ऑपरेशन सिंदूर की टास्किंग मिली और हम मिशन से पहले ब्रीफिंग रूम में गए, उस टाइम पर सबका सेंस ऑफ पर्पस क्रिस्टल क्लियर था। आज पूरे देश की उम्मीदें हम पर टिकी हैं। हमने ही दुश्मन को सबक सिखाना है, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स को मिट्टी में मिला देना है। इन सोल्जर्स का ना कोई धर्म था, ना ही इन सोल्जर्स में कोई जेंडर बायस। जो कुछ था तो बस एक कॉमन सेंस ऑफ पर्पस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उड़ीसा के संबलपुर में आयोजित एक मार्च में भाग लिया। ये मार्च राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संबलपुर महानगर इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत भी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और संघ के उद्देश्य से लोगों को अवगत करा रहे हैं। केंद्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने घरेलू लीस्ट सर्किट में टैरिफ की समीक्षा के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा बाजार स्थितियों और तकनीकी प्रगति के अनुरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए डीएलसी सीलिंग टैरिफ ढांचे की समीक्षा के संबंध में हितधारकों की राय जानना है। साथ ही सभी क्षेत्रों और उपयोगकर्ताओं की श्रेणियों में डीएलसी तक समान और किफायती पहुंच को आसान बनाना है। प्रस्तावित समीक्षा में डीएलसी के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें P2P और VPN आधारित डीएलसी शामिल हैं। हितधारकों से 22 फरवरी 2026 तक अपनी राय भेजने का आग्रह किया गया है। कर्नाटक के बल्लारी में बैनर विवाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी घटना सामने आई है। गंगावती के बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी और श्री रामुलू के मालिकाना हक वाले जी स्क्वायर लेआउट स्थित मॉडल हाउस में भीषण आग लग गई। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर आग लगा दी। इसमें करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए के फर्नीचर और अन्य कीमती सामान जलने की बात कही जा रही है। बल्लारी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में विधायक के साइट इंजीनियर रिजवान की शिकायत पर 8 से 10 अज्ञात उपद्रवियों के समूह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इससे कुछ दिन पहले इसी महीने कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच बैनर लगाने को लेकर कथित तौर पर झड़प हो गई थी। हाल ही में झारखंड में काम करने वाले बंगाल के प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख के शव को लेकर पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में हिंसा देखने को मिली थी। अब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें झारखंड में अलाउद्दीन के सहकर्मी इस पूरे मामले की सच्चाई बयां करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में मृतक श्रमिक के सहकर्मी मुर्शिदाबाद के जांच अधिकारियों को बता रहे हैं कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या की है। वीडियो में उस दिन के घटनाक्रम को मृतक के साथी पुलिस को बताते नजर आ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या की ही बात सामने आई है।
करीब करीब वही 8:30 के बाद किया, 9:45 बजे। 9:45 किया। हाँ, तो दोनों कॉल मिस कॉल हो गया, रिसीव नहीं हुआ। तो मैं बोला, ये हमको हिसाब से बोले ये देखिए, उनका घर से भी फोन आया, रिसीव नहीं किया। सिराजुल भी फोन किया, रिसीव नहीं किया। और डेरा में है कि कहीं फेरी गया, जा करके देखिए। तो ये देखने हमने भी फोन लगाया, एक कॉल मैंने भी किया उसके पास, तो मेरा भी फोन कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैं उधर से आया तो यहाँ रुका, तो ये गेट बंद था। तो मैंने इसको बोला कि भाई इधर आ थोड़ा देख, तो इसने गेट को ऐसा 2 उंगली का गैप है उसमें, 2 उंगली से ऐसा खोल दिया इसने। तो खोल के आगे आया, मैं पीछे से मैं भी आया। तो इसने ऐसा देखा, उसको देखा रिएक्शन में बॉडी में भी ऐसा डर गया, बोल सीधा थाना चला गया। ये बोले कि चाचा ये तो फांसी लगा दिया। इनके पत्नी हमसे बताई कि आप आइए थाना में इंफॉर्मेशन दीजिए। इस वीडियो के साथ ही बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हालिया दंगे अचानक नहीं हुए थे, वे राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। लगभग 7 घंटे तक बेलडांगा में हिंसा हुई। NH-12 को ब्लॉक कर दिया गया था, ट्रेनें रोक दी गई, पत्रकारों पर हमला किया गया, जनजीवन ठप हो गया था। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल भी पूछे कि आखिर ये अफवाह किसने फैलाई, राजमार्गों और रेल लाइनों को ब्लॉक करने से किसे फायदा हुआ। फॉरेंसिक सच्चाई सामने आने से पहले भीड़ हिंसा को कहानी तय करने की अनुमति क्यों दी गई, पत्रकारों पर हमला क्यों किया गया और प्रशासन घंटों तक कार्रवाई से गायब क्यों था। बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है। तो अलाउद्दीन ने की थी आत्महत्या, फिर भी क्यों भड़की हिंसा, ये तमाम सवालों का जवाब अब फिलहाल देखना है कि कब तक बंगाल सरकार दे पाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।